तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ट्रांसलेटर कौन से होते हैं। आप लोगों को जैसे मालूम होगा और मैंने आपको बताया भी है कि 3 प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये जो ह्यूमन के ज्यादा पास होता है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन से जो ज्यादा पास होता है, जो लैंग्वेज मतलब मशीन को जो समझ में आती है वो लैंग्वेज, और ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, और ये बोथ, ठीक है, मतलब इन बिटवीन है कहीं। ठीक, अब इसमें क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझेगा, आपका लो लेवल लैंग्वेज है ना। तो इनको एक दूसरे में ट्रांसलेट करना ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर में देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आप लोगों को मैं नाम बता देता हूं कि 3 टोटल ट्रांसलेटर हैं जो इधर से उधर ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। ठीक है, ये 3 नाम याद रहेगा क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, ठीक है। असेंबलर का काम क्या है, देखिए, असेंबलर बेसिकली असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को आपका लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक, असेंबली लेवल लैंग्वेज आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है, मूव R1 R2 हो गया, ठीक है, आपका सब A B हो गया, ये सब क्या है, ये सब असेंबली लेवल लैंग्वेज है, और इनको मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने वाला जो को वो होता है, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, क्लियर है। असेंबलर में एक चीज याद रखिएगा कि असेंबलर में निमोनिक्स यूज होता है। ठीक है, निमोनिक्स। अब आपको दिमाग में आएगा कि ये सर निमोनिक्स क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा निमोनिक्स मतलब होता है याद करने का टेक्निक या याद करने का चीज जो इसमें असेंबली लैंग्वेज में होता है। जैसे हम लोगों को R1 R2 से R1 में डेटा मूव कराना था, तो हम कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन ये शब्द हम लोग लिख लिए तो हमको आसानी पड़ गई समझना कि यहाँ से डेटा यहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करके अगर अपन याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। तो वही चीज असेंबलर में है, असेंबली लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि इसमें निमोनिक यूज होता है, निमोनिक्स। ठीक है, इसमें जो असेंबलर क्या करता है, 1:1 ट्रांसलेशन करता है, मतलब आपका जो निमोनिक होगा उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल ये है LDA#4। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कहता है कि ये जो #4 है, मतलब ये 4 एक डेटा है, इसको कहां डाल दो, एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दो, लोड करो। इसका मतलब क्या है, लोड करना है ना। तो लोड करो एक्यूमुलेटर को। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, उसमें 4 डेटा को, 4 एक डेटा है, उसको डाल दो, लोड कर दो। ये सिंपल सा चीज है। अब असेंबलर के पास अगर अपन इसको भेजते हैं तो असेंबलर क्या करता है, इसको लो लेवल लैंग्वेज में कर देता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब लेट सपोज कि इसका वो होगा 0010011011110 कुछ भी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इसका मतलब है, कंप्यूटर को ये दिखने वाला है, कंप्यूटर को ये दिखेगा तो समझ जाएगा कि उसको क्या करना है। बेसिकली शुरुआत के 4 चीज उसको लगता है कि लोड का है, उसके बाद ये एक्यूमुलेटर का है, और ये जो डेटा है वो है। तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को एक्यूमुलेटर में लोड कराना है ये वाला जो डेटा है। अब आगे बढ़ते हैं, और आप पहले तो देखिए, ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, कम चांसेस है लेकिन हो सकते हैं। लेकिन 4 नंबर में आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि असेंबलर, व्हाट डू यू मीन बाय असेंबलर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ करके। तो आपको पहले तो ये समझाना है कि असेंबलर क्या है। एक असेंबलर ट्रांसलेट क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इसमें क्या आते हैं, इसमें निमोनिक्स ये कंसिस्ट करता है। और इसका एक एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं कि ऐसे ट्रांसलेटर का क्या अच्छाई है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये बड़ा फास्ट है, मतलब ये जो ट्रांसलेटर है ये बहुत जल्दी
आपका असेंबली को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, ये बहुत एफिशिएंट है, मतलब ये जल्दी करता है और अच्छे से करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ एरर आ गया, बहुत एफिशिएंट है। और तीसरा है कि ये एडवांटेज इसलिए है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें निमोनिक्स यूज होता है, मतलब हमारे मेमोरी से रिलेटेड चीजें यूज होती है, तो हमको पता रहता है कि मूव अगर अपन करना है तो MOV लिख दिए, ऐड करना है तो ADD लिख दिए, लोड करना है तो LD लिख दिए, ठीक है, ये सारे चीज क्या है, कॉल करना है तो CALL कर दिए। तो ये सब क्या है, हमारे मेमोरी में पहले से ही स्टोर है कि कभी कुछ करना है तो ये कॉल कर लो। ये सारे चीज ना इस लैंग्वेज में हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत एफिशिएंट है, और आपका बहुत फास्ट भी है इसमें ट्रांसलेट करना। लेकिन आपको अगर इसका डिसएडवांटेज अगर देखना है तो डिसएडवांटेज में क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो इसमें लॉट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब काफी टाइम लगेगा। अगर आप अच्छा खासा प्रोग्राम बड़ा सा कुछ चाहते हो डेवलप करना, तो इसमें काफी टाइम लग सकता है, इसीलिए इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनकम्पैटिबल होता है डिफरेंट हार्डवेयर में, मतलब आपका देखिए माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे अलग अलग होते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 8085, एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है 8086, एक माइक्रो कंट्रोलर का नाम है 8051, ऐसे बहुत सारे हैं। और आप जानेंगे ये सब जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये कौन सा भाषा यूज करते हैं, मतलब अगर आपको इसमें कोडिंग करनी है तो आप कौन सा भाषा यूज करेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का भाषा यूज करेंगे, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में बस एक प्रॉब्लम ये है कि ना 8085 के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अलग रहेगा, 8086 के लिए अलग रहेगा, हल्का फुल्का मैच करता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये बताना था मेरे को कि ये जो लैंग्वेज है ऐसा नहीं है कि सारे हार्डवेयर के साथ वो करे, कंपैटिबल करे। इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये थोड़ा इनकम्पैटिबल होता है अलग अलग हार्डवेयर के साथ। आगे बढ़ते हैं और आपको अब ये समझ में आया होगा कि असेंबलर क्या चीज है। अब आप ये देखिए कि कंपाइलर्स क्या होते हैं। तो कंपाइलर्स बेसिकली देखिए नाम में छुपा हुआ है कि ये क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, चीजों को कंपाइल करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है, बेसिकली ये भी क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। क्या है ये, एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये करता क्या है, ये प्रोग्राम ये ट्रांसलेट करने का काम करता है। किस चीज को ट्रांसलेट करेगा, जो भी आप कोड लिखेंगे, जो भी आप कोड लिखेंगे उस कोड को अगर हाई लेवल लैंग्वेज में ये लिखा गया कोड है तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, एक प्रोग्राम करेगा। उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, कंपाइलर। जो मैं ये मैटलैब का वो बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, ये कोई भी चीज कंपाइलर बोल रहा हूँ, ये बेसिकली एक प्रोग्राम ही है। और इस प्रोग्राम का काम एक है कि ट्रांसलेट करना। आप जो भी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखोगे उसको लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। बेसिकली इसका जो आपको ये समझ में आता है कि क्यों हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। बेसिकली आपने कोई कोड लिखा उसको क्यों लो लेवल में करते हैं, तो आपको तो ये पता है कि बेसिकली कंप्यूटर को वही समझ में आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन रीजन एक सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने का ये भी होता है कि इसको एक एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बनाया जाता है। जब जनरली आप क्या करते हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे बढ़िया सा कोड लिखते हैं, लेकिन क्या मैं कोई ऐप चलाता हूं तो हर बार मेरे को कोड रन कराना पड़ता है क्या, कि मैं सिर्फ ऐप में बटन में क्लिक कर देता हूं और वो चालू हो जाता है। है ना, हाँ एक बार क्लिक हाँ, करने से तो चालू हो जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, है ना, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहते हैं इसको। मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसको डायरेक्ट अपन क्लिक करते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये किसकी मदद से हो रहा है, ये कंपाइलर की मदद से ही हो रहा है ना। क्योंकि बैकग्राउंड में, बैकएंड में क्या हो रहा है, उसके जो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके पीछे में ऐसे 1000 लाइन का कोड छुपा होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं, कंपाइलर क्या करता है, इस प्रोग्राम को फट से रन करा देता है, मतलब इसको पूरा कंपाइल कर देता है। और तो इसका एक मेन जो कंपाइलर का काम करने का यही हुआ कि
एक लंबा चौड़ा जो प्रोग्राम है उसको एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, मतलब जब आप क्लिक करें तो वो एग्जीक्यूट कर जाए, ठीक है। तो इसका मेन एक रीजन ये होता है। इसमें एडवांटेज ये है कि कभी भी आप ऐसा कुछ देखते हैं, कोई ऐप देखते हैं कुछ, इसमें कभी भी आप सोर्स कोड नहीं देखते हैं। कभी आप पेटीएम खोलेंगे या कुछ देखेंगे तो उसमें सोर्स कोड आपको दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता, ठीक है। तो ऐसे कंपाइलर की यही खास बात है कि कंपाइलर सोर्स कोड को इंक्लूड नहीं करता। मतलब आपको जब आप इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देंगे तो आपको यहाँ कोड नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको सीधा एक फाइल दिखेगी जिसको आप रन करेंगे तो वो रन करेगा, है ना, पूरा आपका प्रोग्राम। तो इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि कंपाइलर क्या है, सोर्स कोड को कभी भी इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। जिससे कंपाइलर और ज्यादा सिक्योर हो जाता है। कंपाइलर की जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भैया आपको तो सीधा एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम दिख रहा है, आप इसके कोड में छेड़खानी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इसका जो कोड है वो सिक्योर फील होगा क्या? तो होगा, है ना। इसके बाद अगर इसका एक और एडवांटेज देखें, पहला एडवांटेज तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका पहला एडवांटेज क्या है कि सोर्स कोड को ये इंक्लूड नहीं करता अपने प्रोग्राम में। जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसमें सोर्स कोड नहीं होता शामिल, पहली बात, है ना। जिससे फायदा क्या होता है कि आपका जो कोड है, जो आपने कोडिंग कर रखा है, वो सिक्योर हो जाता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, है ना। वो तो बैक एंड पे रखा हुआ है। तीसरा जो आपको इसका जो और एडवांटेज देखना है वो ये है कि इसमें जो कोड होता है वो फास्टर जनरेट होता है ना। अभी मैं इंटरप्रेटर देखूंगा तो आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरप्रेटर स्लो होता है और ये फास्ट होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा कि इसमें जो ट्रांसलेट होता है, मतलब आपने कोडिंग लिखा, कोडिंग से जस्ट ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कैसे बना देता है, फास्टर तरीके से बनाता है। इसी का जस्ट उल्टा इंटरप्रेटर आता है, वो बड़ा स्लो रहता है ना। तो अभी आप याद रखिएगा कि ये फास्टर होता है। इसको ये बात अच्छी है इसमें कि आप जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना दोगे, मतलब कंपाइलर क्या करेगा कि आपका लंबा चौड़ा जो प्रोग्राम है उसको एक छोटे से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को बेसिकली अगर आप देखें तो प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट द नीड ऑफ सोर्स कोड। मतलब इस प्रोग्राम को इस जो ये प्रोग्राम आपने लिखा है वो प्रोग्राम रन हो सकता है बिना सोर्स कोड के। मतलब आपको जरूरी नहीं कि आपके पास सोर्स कोड हो, आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो, उससे भी ये रन हो सकता है ना। तो ये इसका एक एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू है। डिसएडवांटेज यही है कि देखिए सोर्स कोड सही होना चाहिए, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज है अगर आप बोलो तो कि भैया आप एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आप बना रहे हैं, अगर इसके मान लीजिए 1000 लाइन का कोड है, उसमें 499 वाले लाइन पे एक एरर आ गया है, तो क्या ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रन करेगा क्या? तो ये उस तरीके से रन नहीं करेगा जैसा उसको करना चाहिए, क्योंकि इसमें बग आ गया है, एरर आ गया है ना। तो डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप पूरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना दिए हैं तो वो 100% करेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर 99% भी करेक्ट हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सोर्स कोड मस्ट बी 100% करेक्ट फॉर द एग्जीक्यूटेबल फाइल टू बी प्रोड्यूस्ड। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये 100% करेक्ट होना चाहिए, ठीक है प्रोग्राम। ये है आपका कंपाइलर। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसका तीसरा वर्जन देखते हैं। तीसरा वर्जन कहता है इंटरप्रेटर, है ना। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट करना, है ना। किसी का मतलब अपन निकालते हैं ना, तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका मतलब होता है मतलब निकालना, है ना। तो बेसिकली इंटरप्रेटर क्या है अगर आप बोलें तो ये भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है ना। ये भी एक प्रोग्राम है। ये क्या करता है बेसिकली? ये एग्जीक्यूट करता है, या फिर ये भी ट्रांसलेट करता है, आप बोल सकते हो। इसको आम भाषा में बोले तो ये एग्जीक्यूट करता है ना। ये एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करता है। किस चीज को करता है एग्जीक्यूट? किसी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। किसी दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है? लाइन बाय लाइन। अब आपको आम भाषा में मैं समझाता हूं कि एक आपने कोडिंग कर रखा है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख रखा है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। इसको आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे?
कंपाइलर का, है ना। कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ सारे इंस्ट्रक्शन को एक पैकेट में कन्वर्ट कर देता है, छुटकू सा, वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है ना। ये है कंपाइलर, कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने का मतलब होता है एक उसमें डाल देना, ठीक है, तो ये कंपाइलर कर दिया। लेकिन अगर मेरे को एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करा के चेक करना है कि ये लाइन सही था क्या, ये वाला लाइन सही था क्या, ये लाइन सही था क्या, इसके लिए इंटरप्रेटर आता है। तो कंपाइलर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, दोनों का काम क्या है, एग्जीक्यूट करना ही है। लेकिन ये कंपाइलर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एट अ टाइम, मतलब एक साथ सभी को एग्जीक्यूट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, उसी प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन को क्या किया, फर्स्ट लाइन को क्या किया, ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट करता है। मतलब इसमें अगर कोई एरर नहीं है तो उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट करता है, फिर इसको, मतलब कभी भी अगर अपन को एक लाइन या किसी लाइन पे एरर चेक करना है तो अपन कंपाइलर के पास जाएंगे कि इंटरप्रेटर के पास? इंटरप्रेटर के ठीक। पास। अब आते हैं हम लोग ये इंटरप्रेटर में। आपको ये समझ में आया होगा कि कभी भी हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना होता है या एक लाइन में एरर चेक करना होता है तो हम इंटरप्रेटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज, अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट इज वेरी यूजफुल व्हेन प्रोटोटाइपिंग, है ना, जब हम लोगों को प्रोटोटाइप बनाना होता है, ठीक है, या हमको टेस्टिंग करना होता है, कोई कोड का टेस्टिंग कर रहे हैं। आप लोग कभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर देखेंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक अलग से सेक्शन होता है हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग सेक्शन, है ना। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पूरे जो प्रोग्राम्स बनते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, वो प्रोग्राम की टेस्टिंग करते रहते हैं कि कोई बग थोड़ी आ गया, कोई बग थोड़ी आ गया। तो टेस्टिंग में क्या होता है, उन लोग एक एक लाइन को चेक करते हैं कि ये लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर ये लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं टेस्टिंग के लिए ये सबसे यूजफुल है, और प्रोटोटाइपिंग के लिए भी यूजफुल है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है किसी चीज का मॉडल बनाना, प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज का मॉडल बनाना। तो अपन कोई प्रोग्राम का कोई मॉडल वगैरह बनाते रहते हैं, मतलब उसका डुप्लीकेट या कुछ भी अपन वैसा कुछ एक मॉडल या कभी भी कोई चीज बनता है, मेन चीज बनता है, उसके पहले उसका प्रोटोटाइप बनता है। आप देखें क्या, कभी आप कोई बड़े बड़े चीज बनते हैं इंडस्ट्री या कोई मान लीजिए कोई कॉलेज बनाना है तो उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनेगा, उसका छोटा सा लेआउट टाइप का बनता है। उसी को बोल रहा हूँ कि एक कंप्यूटर, हाँ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो प्रोटोटाइपिंग करने में या टेस्टिंग करने में जो यूजफुल होता है वो इंटरप्रेटर होता है। लेकिन अगर मैं आपको इसको बोलूं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो बहुत स्लो है। अगर अपन देखें कि जहां कंपाइलर क्या कर रहा था, एक साथ 1000 लाइन की कोडिंग को सीधा एग्जीक्यूट कर रहा था, ये 1000 लाइन को एक 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 करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बड़ा स्लो तरीका है ट्रांसलेट करने का। दूसरा, अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। जैसे उसमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सोर्स कोड आप समझ रहे हैं ना, जो इंसान है जो कोडिंग किया है वो सोर्स है, मतलब उसने कोडिंग कर रखा है तो वो सोर्स कोड कहलाता है ना। तो सोर्स कोड इसमें जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि भैया मैं तो एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन कंपाइलर में इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि एक बार में ये कन्वर्ट होके इसमें आ गया। अब आपका काम सिर्फ इसको इसका है, इसका नहीं है। तो इंटरप्रेटर में सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग बोलें कि इसमें कोड इनसिक्योर है तो आप बोल सकते हैं हाँ, इसमें सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है, मतलब इशू बहुत प्रॉब्लम इशू है। आपने मान लीजिए अच्छा कोई कोड लिखा और उसको इंटरप्रेटर से पास कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ कुछ करते करते आपका एक कोलोन छूट गया या फिर कॉमा छूट गया, उस एक कॉमा से तो पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम ही रन करना बंद कर देगा। तो आपको एक एक चीज ध्यान देना पड़ता है, एक एक ब्रैकेट ध्यान देना पड़ता है। तो अगर गलती से आपसे कुछ वो हो गया, डिलीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉब्लम फंस जाएगा। इसीलिए आपका जो सोर्स कोड है इसमें इनसिक्योर होता है क्योंकि इसमें सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट होती है, और कंपाइलर में सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए उसमें जो आपका कोड होता है वो बड़ा सिक्योर होता है।
ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को।